अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने जो दलाइल दिए हैं वो बड़े हद तक कन्विंसिंग थे। शुरू में उन्होंने जो बातें की वो मैं आपको आखिर पे जाकर बताऊंगा, लेकिन जो उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने जजेस को कन्विंस किया है। इसके बाद बाकी चीज़ें भी बताएंगे आपको कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं उनके दलाइल आपके सामने रखता हूँ। इससे जो केस का नक्शा है वो काफ़ी हद तक वाज़े हो जाएगा। एक तो जो फैसल सिद्दीकी है, याद रखें कि ये सिविल सोसाइटी के वकील है। सिविल सोसाइटी की तरफ से जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ये उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त एक प्रोसेस अपनाया गया है, कुछ मुल्जमान को हवाले किया जा रहा है, कुछ को नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने कहा जी कि मैं किसी मुल्जिम की बरियत के हवाले से बात नहीं करता, लेकिन फौज के हवाले से जो मुल्जमान है उनको फेयर ट्रायल का हक जो है वो नहीं मिलता। आर्मी एक्ट कानून को बदनीति के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अदालत में जाकर कहा जाता है कि 15 लोगों को हवाले कर दें। वही उनका ये मौक़िफ़ था कि एक क्राइम हुआ, उसमें 60 लोगों ने अगर वो क्राइम जो है वो किया, तो ये कैसे हो सकता है कि सिलेक्टिव तरीकाकार अपनाया जाए, कहा जाए कि इस 60 के बजाय ये 15 हमारे हवाले कर दें। जिन अफराद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल होगा उनको अपील का हक मिलेगा। जिनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा इन्हें अपील का हक नहीं मिलेगा। तो मेरा ज्यादा जो फोकस है वो अपील के हक के ऊपर भी है, और मेरा मुद्दा तमाम मुल्जमान में से चंद के साथ अलग सलूक है। ये नहीं होना चाहिए जो चंद एक लोगों को मंगवाया जाता है। तो बेसिकली उनका मौक़िफ़ ये था कि कुछ लोग आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको छूट मिल जाती है, जो नहीं करते उनको उठाकर ले जाया जाता है। वो ये कहते हैं कि एक FIR में अगर 60 मुल्जमान है तो 15 का मिलिट्री ट्रायल क्यों होना चाहिए, 60 के 60 का क्यों नहीं होना चाहिए। FIR में जो इल्जामात हैं इन पर 3 तरह के अलग ट्रायल हो सकते हैं। और फिर दूसरा जो मेरा नुक्ता नजर है वो फेयर ट्रायल के ऊपर है कि इन अदालतों के अंदर जो फेयर ट्रायल है वो नहीं होता, और फेयर ट्रायल के अंदर एक अपील का हक होता है कि हर मुल्जिम अगर उसको सजा हो जाती है तो उसको ये हक मिलता है कि वो अपील कर सके। तो फौजी अदालत के अंदर जो है वो अपील का हक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कुछ फैसले थे, उनके भी हवाले दिए इसमें। तो फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवाल पूछा कि दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुतल्लिक क्या प्रिंसिपल सेट किया जाता है। उन्होंने कहा जी कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि सिविल कोर्ट्स को बाईपास किया गया हो। किन वजूहात की बुनियाद पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने ये यहाँ भी कुछ फैसले जो थे वो कोट किए कि अदालती फैसले ये कहते हैं कि वाज़े तफरीक नहीं होनी चाहिए। अगर एक मुल्जिम ने 10 मुल्जमान ने एक ही तरह का एक्ट किया तो उन 10 के 10 को एक ही पैमाने के ऊपर रखा जाए। ये ना हो कि कुछ आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो छूट जाए, और जो ना करें उनका फिर ट्रायल शुरू हो जाए। वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि इनका ट्रायल सख्त ना हो, इनका ट्रायल सख्त होना चाहिए, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ज्यादा सख्त ट्रायल कहाँ हो सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ट्रायल क्यों ना हो इनका, सिविलियन का। और जो अब क्राइम रिपोर्ट दिखा रहे हैं इसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं है। ये उनसे सवाल पूछा गया मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से। उन्होंने फिर ये भी पूछा कि 9 मई के वाकयात के मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से मुताल्लिक दफात कब शामिल की गई। और जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने फिर इसको थोड़ा क्लियर किया। उन्होंने कहा जी कि आपके दलाइल की बुनियाद ये कि किसी के पास इख्तियार है कि वो सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल करे, और फिर जो इस दौरान जो रिकॉर्ड था वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट करवाया गया कि कितने लोग जो है वो इस वक्त हिरासत में मौजूद हैं। तो पंजाब हुकूमत ने जो रिकॉर्ड दिया है उसमें रिपोर्ट में जो फौज की हिरासत में मौजूद मुल्जमान है उनका डेटा शामिल नहीं किया गया, और नाबालिग बच्चों, साफियों और वकला का डेटा भी शामिल नहीं है। 9 मई के वाकयात में ख्वातीन का डेटा भी जो है वो जमा करवाया है, और उसमें बताया गया कि तकरीबन 81 ख्वातीन जो हैं जिनको हिरासत के अंदर रखा हुआ है, और गिरफ्तार में से 42 को जमानत पर रिहा कर दिया है, और 9 वाकयात में 39 ख्वातीन इस वक्त जुडिशल रिमांड में जेलों के अंदर मौजूद हैं। और MPO के तहत 2258 अफराद की जो गिरफ्तारी है उसके ऑर्डर जारी हुए थे, और जो 9 मई के वाकयात हैं उनमें 3050 लोग मुलव्वस पाए गए। गिरफ्तार उनमें से जो हुए वो बहुत कम है। 2258 जो है वो उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हुए थे, और 21 MPO के तहत जो है वो तकरीबन 21 अफराद जो जेलों में इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत इस वक्त तक तकरीबन मुख्तलिफ अदालतों के अंदर 51 मुकदमात चल रहे हैं, और
1888 افراد جو ہے وہ جن کو گرفتار کیا گیا اس انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت، اور 108 جو ملزمان ہیں جن کا جسمانی ریمانڈ، اور 1247 اس وقت جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیلوں کے اندر ہے، اور تقریباً 33 افراد کی شناخت پریڈ ہوئی ہے، 500 افراد جو ہے ان کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا ہے، اور انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت 232 افراد ہیں ایسے ہیں جن کی ضمانت اب تک ہوئی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹا تھا چونکہ ایک کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتنے لوگ کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور کس قانون کے تحت ان کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ جو عمران خان صاحب بار بار الزامات لگا رہے تھے تو وہ اب اس کو انہوں نے اس طرح سے رسپونڈ کیا ہے کہ 247 مقدمات کے تحت 4119 افراد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، مختلف دفعات اور مختلف گرفتاریاں، اور 86 ملزمان اس میں جسمانی ریمانڈ پر ہیں، اور 2464 جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں، اور 3012 افراد کو مختلف مقدمات پر رہا بھی کیا گیا ہے۔ اچھا، اس ضمن میں پھر جو فیصل صدیقی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو سویلین جو ہیں وہ ان کو اگر آپ اس ملٹری کوڈ کے اندر لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے بہت ساری ایگزامپلز ہیں، ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے، لیکن اب ان کو جو ہے وہ فیئر ٹرائل اگر نہیں ملے گا تو یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں یہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ ہر فرد کا یہ حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے۔ تو اس پہ جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا ہے ان پر الزامات کی نوعیت الگ ہو، آپ صرف مفروضے پر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ یا آفریدی صاحب بولے کہ آپ عوامی بیس پر جا رہے ہیں، یہ علم نہیں کہ ان لوگوں کو کس کس شک کے تحت ملٹری کورٹس میں بھیجا گیا، چونکہ فیصل صدیقی کا یہ موقف تھا کہ تمام لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو ہے وہ ہانکا گیا، ان کے اوپر اگر ایک ہی مقدمہ قائم ہوا تو وہ اگر اس میں وہ انوالو تھے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں اور کچھ لوگوں کو وہاں لے کر جائیں۔ پھر ملٹری کورٹس میں کسی کو ملزم ٹھہرانے کا طریقہ کار بتایا جائے کہ وہ یہ سوال جو تھا یہ بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ بتائیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ کیا ہے، ملٹری کورٹ میں کس طرح کنوکٹ کیا جاتا ہے کوئی شخص۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کا جو اطلاق ہے وہ کہاں پہ ہوگا، وہ کیسے ملزمان کے اوپر ہوگا۔ تو اس پہ انہوں نے بتایا جی کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کا پروسیس الگ ہے، اور یہ اعتزاز حسن صاحب نے بھی یہ بات بتائی ہمیں کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے وہ جو ادارے کے اندر کے ملازمین ہوتے ہیں اگر وہ کوئی ڈیٹا لیک کر دیں تو یہ ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئے، وقفہ ہوا بیچ میں، دوبارہ پھر آئے فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے جو سوالات ان سے پوچھے گئے تھے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا، اس میں ان سے سوال جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ کمانڈنگ آفیسر کیسے سویلین کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ کیسے فوج کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ ان افراد نے جرم کیا ہے۔ اور تھوڑا سا جب وہ بار بار کنفیوز ہو رہے تھے تو ان سے تھوڑا سخت بھی ہوئے، بیچ میں ججز بڑے لائٹر نوٹ پہ بھی بات چیت ہوئی، لیکن منیب اختر صاحب نے تھوڑا سا پھر اس کو ایک ڈائریکشن دی کہ اگر ایک شخص کا سول کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے تو کیا فوج اس کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، فوج کا اندرونی طریقہ کار کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی یہی تو میری دلیل ہے کہ فوج سویلین کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ دس واز دا ٹرننگ پوائنٹ کہ جو سویلین کی مقدمات اگر کسی جگہ چل رہے ہیں تو فوج ان کی جو حوالگی ہے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ کوئی دستاویزات ہیں تو دکھا دیں، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے اپنا جو جواب ہے اس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں جمع کر دی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ فورم جو ہے وہ یہ بھی طے کرنا ہے کہ جو ٹرائل ہوگا وہ ہوگا کہاں، کس فورم کے اوپر ٹرائل ہوگا، ٹرائل کا فورم کیسے طے ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہ کامن سینس کی بات ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج ہی نے کرنا ہے۔ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں کس نوعیت کا جرم ہوا ہے یہ اس کا جو طے کرنا ہے اس کو یہ بھی ادارے نے کرنا ہے، فوج نے کرنا ہے۔ اور فوج کی سویلین کی حوالگی کی درخواست میں صرف ٹھوس بنیادیں نہیں دی گئی۔ اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے کہ کیوں کوئی ٹھوس بنیاد بنا کر سویلین کی حوالگی کی درخواست نہیں کی گئی، یعنی کہ جو سویلین جن کو مانگا گیا ان کو ایک درخواست آئی، ان کو کہا گیا کہ کمانڈنگ آفیسر مانگ رہے ہیں تو ان کو حوالے کر دیا گیا۔ تو اب چیف صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ بہتر ہوتا کہ ہم پہلے اٹارنی جنرل سے پوچھ لیتے کہ پروسیس کیا ہے۔ یہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم ان سے پوچھتے کہ سویلین کی حوالگی کا جو پروسیس ہے وہ ہے کیا، اس کی ریزنز کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ چیزیں بہت
आसान हो जाती। फिर फैसल सिद्दीकी ने यह कहा कि आर्मी एक्ट में शिकायत या FIR का कोई तरीकाकार नहीं है। एक कमांडिंग अफसर जब मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो किस बुनियाद पर वो जाकर उस बंदे की डिमांड करता है। तो उसने कहा जी कि इसका जो जवाब है वो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो 549 उसके अंदर इसका जवाब दिया गया है। उसके बाद दोबारा जो है वो जो फैसल सिद्दीकी साहब थे तकरीबन उनके दलाइल जो है वो कंक्लूड हुए। उसके बाद जो है जिस जवाद ख्वाजा साहब के जो वकील थे वो रुस्तम के ऊपर आए तो उन्होंने एक बिल्कुल नए सिरे से इस केस को पेश किया। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहला सवाल ये है कि जो सिविलियन है उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल सिरे से खिलाफ आईन है। उन्होंने कहा जी कि मेरा मौक़िफ़ है मौजूदा हालात में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हमारा एतराज़ भी ये नहीं कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो, हमारा सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर इख्तिलाफ है कि फोरम का तय होना बहुत ज़रूरी है कि किस फोरम के ऊपर कार्रवाई होगी, सिविलियन कोर्ट्स के अंदर होगी या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगी। सवाल यह कि सिविलियन कोर्ट मार्शल की आर्मी एक्ट में गुंजाइश क्या है, और आर्मी एक्ट का मकसद ही ये है कि आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन को बरकरार रखा जाए। जिन अफराद को मुसल्लह अफवाज की किसी कंपनी वगैरह में भर्ती किया गया हो इन पर ही इसका एक्ट का इतलाक होगा, और जो लोग इससे वराए हैं जो सिविलियन है उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी। उनसे फिर सवालात भी पूछे गए जजेस की जानिब से कि आपके मुताबिक आइन के कौन से बुनियादी हकूक मिलिट्री कोर्ट्स में के ट्रायल से मुतासर होते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 10 जो है वो फेयर ट्रायल का वो मुतासर होता है, आर्टिकल 9 मुतासर होता है और आर्टिकल 25 जो है वो इससे मुतासर होता है। और अगर अदालत ये समझती है कि 21वीं तरमीम के बाद इसके हाथ बंधे हैं तो फुल कोर्ट ही बना दें। तो जाहिर है जो एक डिस्कशन ये भी है कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो जब बनाई गई थी तो उनको एक आईनी तरमीम के तहत लाया गया था। तो अब ये कहते हैं कि अगर आपको कोई मसला है तो आप ऐसा करें, आप फुल कोर्ट बना दें। और फिर इजाजुल हसन साहब ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम केस में अदालत ने कहा था फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उन्होंने जो इजाजुल हसन साहब थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया कि जो फौजी अदालतें थी वो एक मखसूस वक्त के लिए और एक मखसूस हालात के लिए बनी थी, और शायद अब वो ये कहना चाह रहे हो कि अब इसका ये दौर नहीं है या इस तरह की अभी कोई जंगी हालात नहीं है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।